हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट की ज्योग्राफी की, और उसमें आज हम आपको जो प्रीवियस पेपर हो रहे हैं उनकी सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। यानी कि हमारे जो पिछले पेपर हैं नेट के, यूजीसी नेट के, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए चलते हैं। ये पेपर है आपका दिसंबर 2009 का, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जब प्रतिकूल दिशा से अंतर्जात या फिर एंडोजेनेटिक बल अक्षितिजीय रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं, परिणामतः एक बड़ी गुंबदकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया क्या कही जाती है? इसका आंसर आएगा ए, वलयीकरण। ठीक है ना, ये आपका नेट का एग्जाम में आया था, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा वलयीकरण। आगे चलते हैं। ए सीलोसन 1915 के द्वारा पेडिमेंट की उत्पत्ति की कौन सी व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई? उन्होंने की थी प्रासर्व्य अक्षरण की। इसका रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण या आर से वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि ए में कथन है और आपका आर है एक कारण, यानी कि पहला जो कथन है वो उसका सेकंड कारण होता है। अगर सही है तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ए और दोनों सही है या आर सही व्याख्या है बी की। ए और दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलो चलते हैं। क्रास्ट मैदान प्रदेश में घोल रंध्र सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत सलाह करती है। ए आपका अभिकथन है, यानी कास्ट प्रदेश हमने पढ़े होंगे। और इसका कथन कारण है, सलाहकृति के अनुसार घोल रंध्र एक गर्त होता है जिसकी गहराई 1 मीटर से कम तथा कुछ 100 मीटर तक भिन्न भिन्न होती है। इसका आंसर रहेगा आपका बी। ये दोनों सही, लेकिन जो आर है वो ए का कारण नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहेगा बी। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका, ये आपकी कुछ बुक्स दी हुई हैं, उसको आपने मिलान करना है, ठीक है ना। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ किसने लिखी थी? आपकी एल.सी. किंग। किसने? एल.सी. किंग ने, ठीक है ना। तो एल.सी. किंग देख लेते हैं आप कहाँ है, ए का थर्ड। अब इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले आपको ये कुछ बुक्स होंगी आपको याद भी होंगी, लेकिन जो बुक आपको याद है उन्हीं को आप मिलाइए सबसे पहले। पजल मत होइए क्योंकि बहुत सारे बुक हैं, तो आप जो सी बुक आती है जिनके राइटर आपको पता है पहले भी मिलाइए। ये बिल्कुल आसान तरीका है नेट में करने का। जैसे ए आपको एल.सी. किंग पता है, ए का थर्ड है। अब ऑप्शन में देखिए ए का थर्ड किस में है? आपका इसमें है और इसमें, मतलब आपको कन्फर्म है तो बी और डी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप दो में कोई एक आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट बुक आपकी कौन सी है? टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी। ये किसने लिखी थी? आपके C.A. किंग ने, ठीक है ना। C.A. किंग ने लिखी थी। तो बी का ए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ का आपका आंसर आएगा ए, क्योंकि ए का थर्ड मिलता है और बी का फर्स्ट मिलता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, द अर्थ किसने लिखी है? आपकी जेफरीज ने, ठीक है, जेफरीज ने। और नेक्स्ट आपके द अनस्टेबल अर्थ। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है, द अनस्टेबल अर्थ। ये लिखी थी आपकी J.A. स्टीयर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप, कहाँ पे हैं? सॉरी, हाँ ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन आपका। अब ये क्या है? निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए और निम्नलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। ये आपको बताने हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, यानी कि सन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है ना। जैसे क्रम निर्धारित करना, इस सन में ये हुआ, फिर ये सिद्धांत आया, फिर ये आपको बताना है। अब इसका आंसर मैं बताता हूँ, जो आपका नेट में दिया हुआ है ए आंसर, ठीक है। सबसे पहले ए आएगा। एक रूपता का सिद्धांत दिया था आपका जेम्स हटन ने, ठीक है ना। जेम्स हटन ने आपका एक रूपता का सिद्धांत दिया था, और ये कब दिया था? 1785 में, ठीक है। ये डेट ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैं
जिन क्वेश्चन से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये दिया जेम्स हटन ने 1785 में। अब आपका थर्ड, गतिक संतुलन का सिद्धांत, ये किसने दिया था आपका, जी के गिलबर्ट ने। किसने दिया, ये दिया था जी के गिलबर्ट ने। और ये कब दिया था, 1876 में, ठीक है। कब दिया, 1876 ईस्वी में। और नेक्स्ट करते हैं फोर्थ इसमें शायद जो यूजीसी नेट ने आंसर की प्रोवाइड की है उसमें फर्स्ट ऑप्शन बनता है, लेकिन जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है इसका यहाँ आना बनता है, ठीक है ना, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है 1915 में। और किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है ना। कौन थे, अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको ग्रेस मार्क मिल जाती है। और कन्वेंशनल संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया, कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी थी आपके 1928 और 29 मिलता है आपको, ठीक है। ये ऑप्शन आपका, अगर 28 मिलता है तो आप 28 कीजिए, और वैसे तो 1928 और के बीच में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। और इसमें ये थ्योरी दी गई थी, और किसने दी थी आपके, ये दी थी आपके आर्थर होम्स ने, ठीक है। कौन थे, आर्थर होम्स, ओके। ये नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में। अब बात करें, जब सिक्स्थ क्वेश्चन है, जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडल स्थिति प्रभावी होती है। जब वायु सभी स्तरों पर आरोहित होता है तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है। इसका आंसर क्या रहेगा, ए, क्योंकि ये इसका कारण बनता है ए वाले का आर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता क्या है, परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता है मजबूत ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होना। नेक्स्ट आपका सूची वन और सम्मिलित करना, जो पिछले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। इसमें आपकी ये क्या बताई हुई है, विंड बताई हुई है, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या आपकी कैटोबैटिक विंड, कैटोबैटिक विंड का रहेगा आपका ए का थर्ड, उच्च भूमि में स्थित वायु का प्रभाव, ठीक है ना। ए का थर्ड किस में आपका, सबसे पहले देखो सिर्फ इसी में आपके, तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। और चिनुक्स क्या आपकी, ये है गर्म और शुष्क वायु का रॉकी पर्वतों में पूर्वी ढलान की ओर बहना। सांता आना क्या आपकी, सांता आना है दक्षिण कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु। और लास्ट में फोन बचता है, यह आपकी आल्प्स के पूर्वी ढलान में गर्म वायु, गर्म शुष्क वायु, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भूमध्य रेखा से, यानी कि ये अर्थ, ये इक्वेटर, यहाँ से लेके आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जो विंड सिस्टम है, कौन सी विंड कहाँ पे है उसको आपको बताना है, ठीक है ना। अब बताता हूँ मैं आपको, इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन, डोलड्रम आपके इक्वेटर में मिलती है। और फिर आपकी व्यापारिक पवन मिलेगी आपको जो आपके 30 डिग्री अक्षांश रेखा है वहाँ तक। फिर आपकी वेस्टर्लीज पछुआ पवने 60 डिग्री तक, ठीक है ना। और पूर्वी पवने आपको पोलर एरिया मिलेगी, ठीक है। इक्वेटर से लेके मैंने सभी बता दिया, ठीक है ना। देखो मैं बना के बता देता हूँ, 0 डिग्री यहाँ पे मिलेगी आपको 30 डिग्री तक, ये आपकी व्यापारिक पवने एरिया होगा, ठीक है ना। और इक्वेटर पे आपका डोलड्रम, और फिर 60 डिग्री पे आपके वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ पवने मिलेगी, और फिर पोलर एरिया में पूर्वी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर जलवायु है पर सामुद्रिक प्रभाव क्या पड़ेगा, समुद्र से क्या आएगा, मेनली पानी आएगा, तो वार्षिक वर्षा क्या बढ़ेगी, वृद्धि होगी,
ठीक है ना। पेड़ पौधे जो विघन की उच्च सघनता के मध्य तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं रूडोल्स, ठीक है ना, रूडल्स। प्रथम सूची, अब इसमें सूची वही मिलानी है। इसका फर्स्ट का क्या रहेगा आपका, उत्पाद कौन होते हैं आपके, वृक्ष, ठीक है ना। अब ए का थर्ड किस में है, सिर्फ इसमें है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी। बी का रहेगा आपका फोर्थ सभी जीव जंतु, ठीक है। अजैविक तत्व आपके जीवाणु हो गए, ओ सॉरी सी का फर्स्ट, सॉरी वर्षा हो गई, अजैविक है ना जिसमें जीवन नहीं होता, अपघटक हो गया आपके जीवाणु। अब बात करें 13 क्वेश्चन आपका, समुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है, ठीक है। तापमान की गिरावट 370 मीटर से 730 मीटर के बीच सुअंकित की जाती है। इसका क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है ना इसका, क्योंकि तापमान तो घटता ही नीचे जब आप, क्योंकि सनलाइट सरफेस पे मिलती है आपके, लेकिन नीचे जाओगे उतना ही तापमान घटता जाएगा। उसका कारण क्या है, सनलाइट है। इसमें ये जो आपका तापमान की गिरावट क्या है 370 मीटर से, ये भी आपका ठीक है ना, लेकिन इसका कारण नहीं है ये। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन, हैगेट द्वारा अधवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी हैं वे नाभीयता और स्थानीयकरण, अंतर संबंध और असंगतता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। ए और दोनों सही, लेकिन वही स्पष्टीकरण नहीं है इसका। स्थानिक संगठन, जिसको समझाना होगा मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अब स्थानिक संगठन की अवधारणाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रेरणा लेती हैं। इसका आएगा संभववाद, ए ऑप्शन। प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई, विडाल डी ब्लास, ठीक है। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन, ये आपके कुछ कूट है, मिलान करने हैं। अब देखते हैं, चलो। वाल्टर इरशाद, इसका मिलान करते हैं आप। वाल्टर इरशाद ने क्या लिखी थी आपकी, मैथ्स एंड रीजनल साइंस। मैथ एंड रीजनल साइंस कब लिखी थी, 1960 में। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किताबों में शायद मिले ना मिले, आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है ना। उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन्होंने लिखी थी मैथ्स एंड रीजनल साइंस, और फर्स्ट का सेकंड है आपके दो में है, ठीक है ना। तो ये तो आंसर है नहीं ना, ये बच गए दो। अब डेविड हार्वे ने क्या लिखा था, डेविड हार्वे ने लिखी थी आपके सोशल जस्टिस एंड द सिटी, और कब लिखी थी, 1973 में। ओके, सोशल जस्टिस एंड द सिटी कब लिखी, 1973 में। ओके, अब नेक्स्ट, अब बी का आपका देख सकते हैं फर्स्ट किस में है, तो इसमें ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर रहेगा ये। और रिचर्ड हार्टसॉन ने क्या लिखा आपका, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और कब लिखी इन्होंने ये, 1959 में। और रिचर्ड पीट ने क्या लिखा आपका, रेडिकल ज्योग्राफी, 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक जन्म वृद्धि निमित्त का प्रकार्य है। प्राकृतिक जन्म और मृत्यु होती है, ठीक है ना, तो सी जनन क्षमता और मृत्यु दर। अब एक क्वेश्चन है, 2001 में जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासन निम्नलिखित में से, यानी कि माइग्रेशन का क्या कारण था अधिकतम, तो था नगरीय टू नगरीय, क्योंकि उस टाइम नगरीकरण ज़्यादा हो रहा, तो लोग एक नगर से दूसरे नगर ज़्यादा प्रवास कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में घटनाक्रम अनुक्रम की, यानी कि जो आपका डेमोग्राफिक मॉडल है उसमें सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, और थर्ड पे क्या और फोर्थ पे क्या स्टेज रहेगी वो बतानी है।
तो फर्स्ट पे आपका रहेगा, सबसे होती है हाई बर्थ रेट और हाई यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। सबसे पहले देखो आप कहाँ पे, फर्स्ट पे ही है ना, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इसके बाद होती है जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन क्या सेकंड स्टेज में मृत्यु दर निम्न हो जाती है। और उसके बाद थर्ड स्टेज रहती है आपकी निम्न जन्म दर हो जाती है और दोनों ही निम्न मृत्यु दर, दोनों ही यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न। उसके बाद क्या होता है, निम्न जन्म दर रहती है और मृत्यु दर उच्च हो जाती है, क्योंकि जन्म तो कम ले रहे हैं और मर ज़्यादा रहे, क्योंकि जो जीतता है वो उसको मरना ही पड़ता है। ये आपका डेमोग्राफी मॉडल था, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहेगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन रहेगा आपका इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन। ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्न में से किया जाता है। इसका क्या रहेगा आपका, भित्ति मानचित्र, ठीक है ना। इसका क्या रहेगा आपका, भित्ति मानचित्र। नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन। अब ये भी आपको मिलान कर रही है, अंशदायी सिद्धांत दिए हैं, किसने दिए हैं। अब देखो स्थिर के का सिद्धांत जो क्रिस्टोलर ने दिया था आपके, ठीक है ना, उसमें जो के था उसका मान स्थिर है, लेकिन अस्थिर का दिया था ए लोस ने, अगस्त लोस ने, ठीक है ना। और फिर थर्ड का किसने दिया था, थर्ड का दिया था जनसंख्या सीमा और वस्तु क्षेत्र का सिद्धांत बी जे एल्बेरी ने। और पी डी P1 और P2 की संकलना दी थी जिप ने, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। और एक आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, जो आपके फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी है, कौन, रीजनल ज्योग्राफी, वो कौन है आपके, वो है आपके रिचर्ड हार्टसॉन, ठीक है, हार्टसॉन। कौन आपके, रिचर्ड हार्टसॉन। ये आपके क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्सले ने विश्व में कृषि प्रणालियां को पहचाना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर है आपका 13, लेकिन कितनी है आपकी, 11, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने हैं। कुछ ऑप्शन क्योंकि पेपर में गलतियां मिस्टेक हो भी जाती हैं, तो इसमें अगर 13 ना मिले तो 11 आएगा, ठीक है ना आंसर। नेक्स्ट आपका, अब ये कुछ सूची है, यानी कि सूचियाँ कई मिलानी होती है आपको, इसमें बताना है कहाँ पे क्या होता है किस देश में। अब देखें वेनेजुएला में क्या होता है, पेट्रोल। चीन में क्या होता है, स्थूल इंजन। और नीदरलैंड में क्या है, वायु शक्ति। और फ्रांस में क्या है, परमाणु शक्ति। तो इसका आंसर ए, ठीक है ना, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि वेनेजुएला में पेट्रोल ज़्यादा है और चीन में स्थूल शक्ति है और नीदरलैंड में एयर पावर बहुत ही, क्योंकि वहाँ का एरिया ऐसा है, वहाँ पे पवनें बहुत तेज़ गति से चलती है। अब फिर सूची मिलानी है। टंगस्टन कहाँ होता है आपके, चीन में। कोबाल्ट कहाँ है आपके, जाम्बिया में। ए का सेकंड और बी का फर्स्ट कहाँ पे है, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट ऑप्शन 2 में है। तो अब थर्ड देखते रहें। क्रोमियम कहाँ है आपके, क्रोमियम होता है अफ्रीका में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए गए हैं, यह भी कथन है। और कारण क्या है, इन भागों में तापमान कम होना और वर्षा का अधिक प्रभावी बनाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। क्योंकि शीतोष्ण प्रदेश में घास के मैदान भूमि उपजाऊ भूमि परिवर्तित कर दी, क्योंकि वहाँ पे तापमान कम होना है और कुछ वर्षा भी अधिक होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 27। हार्टलैंड का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, ये करता है धराशक्ति की और सामुद्रिक शक्ति के बीच का संघर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और हार्टलैंड का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था किसने,
ये दिया था आपके मैकिंडर ने, मैकिंडर। और कब दिया? 1904 में, यानी कि 1904 में दिया। ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, इनसे रिलेटेड ही कुछ पूछते हैं। ठीक है ना। अब सूची 1 फिर से है, ये कुछ आपकी जनजातियां हैं और कौन से देश में मिलती है आपको वो बतानी है। अब याकूत जनजाति आपकी मिलती है रूस में, बर्बर मिलेगी आपके उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, किर्गिज मिलेगी आपके मध्य एशिया में, और रेड इंडियन मिलेगी आपके उत्तरी अमेरिका में। अब ए का आपका सेकंड और बी का फर्स्ट, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, रेड इंडियंस उत्तर अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है ना। निम्न में से सर्वाधिक बोली जाने वाली इंडो आर्कटिक भाषा कौन सी है? संथाली, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा आपके। ठीक है ना, तो बोली भी ज़्यादा होगी नहीं की। ठीक है, संथाली हो गई। 13 क्वेश्चन, ये कुछ सिद्धांत दिए हो, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है वो बताना आपको। अब देखते हैं, हार्टलैंड का दिया था अभी मैंने बताया मैकिंडर ने। ए का फोर्थ किस में है? देखो ए का फोर्थ किस में है? ये रहा। और बी का दिया था रिमलैंड, किसने दिया था? स्पाइकमैन ने। ये आंसर मिल गया। और सी का फर्स्ट है आपका वाल्केनबर्ग। और राज्यों का क्षेत्रीय विरुद्ध सिद्धांत दिया रेटजल ने। मैकिंडर ने कब दिया था? 1904 में। ठीक है। और रिमलैंड जो आपके स्पाइकमैन हैं, इनका पूरा नाम क्या है? निकोलस जॉन स्पाइकमैन। ठीक है, सॉरी स्पाइमैन। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? प्रादेशिक विकास मतलब रीजनल डेवलपमेंट। प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, या प्रति 1000 व्यक्तियों में मेडिकल कर्मियों की संख्या, या फिर जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। इसका आंसर आपका रहेगा डी, जनसंख्या में तृतीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की संख्या। ठीक है, इसमें कारक जो सामाजिक सूचक नहीं है। और नेक्स्ट आपका प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है। जो प्रादेशिक विविधता है मुख्यतः किसके कारण होती है वो बताना आपका। इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधन का आधार। क्योंकि अगर रीजनल डेवलपमेंट में प्राकृतिक संसाधन आपके पास ज़्यादा हैं तो आपकी प्रादेशिक विविधता का मुख्य कारण रहता है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ेगी, औद्योगिक विकास भी तभी होगा, और नगरीकरण भी तभी बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है भारत में क्वेश्चन नंबर 33। भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति विफल रही है। ये अभी कथन है। कारण इसका सामान्य प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशा में विकास का विस्तृतीकरण कमजोर होता है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका स्पष्टीकरण सही है। ठीक है ना। प्रादेशिक नियोजन में पैट्रिक गैडिस ने निम्नलिखित संदर्भों में किसका उपयोग किया था? इसने किया था आपके सामाजिक आर्थिक। ठीक है ना। और पैट्रिक गैडिस आपके स्कॉटिश, क्या है, स्कॉटिश आपके थे। ठीक है ना, स्कॉट से, ये आपके स्कॉटिश थे। और ये थे जोग्राफर थे, बायोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, यानी कि बहुत सी चीज़ें इन्होंने की थी। तो उनमें से ज्योग्राफी भी इन्होंने कुछ अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इन्होंने क्या संदर्भ में दिया? सामाजिक आर्थिक। ठीक है, यानी कि सोशल इकोनॉमिक। भारत की किस वर्षीय पंच योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की है? यानी कि जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती है 5 साल की। ठीक है, और इसमें पूछ रखा है प्रादेशिक असंगति, यानी कि जो प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं हमारे देश की, उसमें चिंता किस
आपके योजना में की थी, तो इसका आंसर है बी, चतुर्थ यानी कि चौथी में। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट थी आपकी? 1951 से 56, ये फर्स्ट आपकी, और 56 से 61 तक सेकंड हो गई, और 61 से आपकी 1960 तक ये आपकी थर्ड, और उसके बाद फोर्थ रही आपकी फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी 1969 से आपके 1974 तक, 4, ठीक है ना, 1969 से 1974, बीच में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आज की, 1966 की बात, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया था, ठीक है ना। तो गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन के से संबंधित है? यह आपका गांधीनगर, ठीक है ना, गांधीधाम, ये आपका नमक के उत्पादन से, क्योंकि ये कच्छ में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 और 37, ये आपका क्वेश्चन है, मिलाना आपको, खनिज लोहा कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और खनिज तेल मिलेगा असम में, अबरक मिलेगा आपको झारखंड में, और रॉक फास्फेट आपका राजस्थान में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आंकड़े चेंज होते रहते हैं, ये 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंकड़े अब नेक्स्ट आंकड़े किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो वो पूछ सकते हैं। ये आपका 2009 में जो पेपर हुआ था उसके आंसर है अकॉर्डिंग टू ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तापी पे है आपका? सूरत। मुहाना क्या होता है आपका? जैसे कोई रिवर आ रही है, ठीक है ना, ऐसे फ्लो करके, लेकिन जो लास्ट में जब सी में मिलेगी आपका, वो आपका मुहाना होता है, मुंह होता है उसका, ठीक है ना, रिवर का मुहाना जहाँ पे मिलती है, ठीक है, समुद्र में गिरती है वो मुहाना। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में प्रदर्शित प्रदेश आता है? कौन सा आता है? बारामती। वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा आपका? पहले मैं बताऊँ पश्चिमी घाट कौन सा आपका, ये वाला एरिया ना इंडिया का, ये वाला आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, ही वेस्ट में जो है। और वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे? जैसे कोई पर्वत है आपका ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से बारिश आएगी आपकी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी, यहाँ आपके बारिश हो गई, ठीक है, यहाँ पे बादल बन गए, और आपके दोबारा समझाता हूँ, देखो ये आपका कोई प्रदेश चोटियाँ हैं, और यहाँ से बारिश आ रही है आपकी, यानी कि ऊपर से, तो यहाँ पे बारिश कर देगी, यानी कि यहाँ तो बारिश हो गई आपकी जो आपके पहाड़ी के इस तरफ, और जो प्रदेश रह गया, यानी कि यहाँ से आते आते ऊपर जा जाते, इसकी जो अक्षमता है वह बारिश की वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो ये वाला प्रदेश होगा वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे बारिश नहीं पहुँच पाती। और भारत में निम्नलिखित राज्यों को भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जोग्राफिकल एरिया कितना है इनका, उनको घटते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। अब घटते क्रम में मीन्स जिसका सबसे कम है पहले वो घटते जिसका सबसे ज़्यादा पहले वो, और फिर लास्ट में जिसका कम है। अब सबसे ज़्यादा तो आपका सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आपका? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आपका क्या है? सबसे बड़ा स्टेट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान पहले, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर आपका कर्नाटक, और फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है। राजस्थान का एरिया कितना आपका? 22 यानी कि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यह आपका राजस्थान का एरिया है, ठीक है, सबसे बड़ा। और फिर आपका है महाराष्ट्र का एरिया है आपका 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये आपका किसका है? महाराष्ट्र का, MH। नेक्स्ट आपका कर्नाटक का, कर्नाटक का एरिया कितना आपका? 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है।
किलोमीटर। और फिर आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु का एरिया है 130,058 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर्स के। ये मैंने कुछ एरिया बता दी, क्योंकि एरिया भी पूछ सकते हैं, तो एरिया तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्तखंड और खंड चित्र को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वृत्ति एवं खंड चित्र को क्या कहा जाता है? पाई चित्र। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42, वह प्रक्षेप जिसमें लोक्चोड्रोमो की सीधी रेखाओं में दर्शाया जाता है, इसका आंसर रहेगा मर्केटर। मर्केटर की खोज कब हुई थी? 1569 में, 1569 में। किसने की थी? जिराडस मर्केटर ने। किसने की थी? जिराडस मर्केटर। क्योंकि जो भी वैज्ञानिक सर्च करता है उसका नाम पीछे लगा दिया जाता है, जो भी उसका सब नाम होता है मर्केटर, ठीक है ना। जैसे डिग्री सेल्सियस की खोज की थी, उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह पत्ती जो आंकड़ों को एकत्रित करती है, आंकड़ों को प्रोसेस करती है और उसकी समीक्षा करती हो, आपकी GIS। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ मार्क है जब हम यूज करते हैं परिक्षेपण का, टाली मार्क का, या ढाल दिखाने के लिए, या कोरिलेशन से संबंध दिखाने के लिए, तो जो हम सिंबल दिखाते हैं वो बताने हैं आपको। परिक्षेपण में हम करते हैं ST का, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। टाली मार्क हो गया आपका बारंबारता दिखाने के लिए, सहसंबंध आप R से दिखाते हैं, और ढाल का प्रतिवर्ण B से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। कोरिलेशन तो पढ़ा ही आपने ज्योग्राफी में। प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेस्चुर। प्रकाश और जो छाया धरातल को दर्शाती है, हेस्चुर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको, अब ये आज के जो नेट है उसमें नहीं आता, ठीक है ना। तो इसको आंसर सिर्फ बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये स्टोरी, ये आपका जो गद्यांश है, अब ये क्वेश्चन नहीं आता। तो इसका आंसर है 46 का आपका ए, ठीक है। 47 इसका आपका नॉट एवरी क्लियर, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका आंसर है। 47 का उद्दीपक आपका आंसर है, और ए का आपका 48 का आपका कन्वेंशनल एक्टिविटी, और इसका आपका क्या रहेगा? बी ऑप्शन, और 15 का आपका रहेगा ए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको नेट का पेपर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपके लिए और नेट के पेपर या किसी भी चीज़ ज्योग्राफी रिलेटेड में बहुत कुछ डालूंगा, ठीक है ना। तो आप पहले चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में आया तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।